Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.3 क्लासिकल कल्चर, शास्त्रीय संस्कृति के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। डांस फॉर्म्स सच एज भरतनाट्यम आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्लासिकल। भरतनाट्यम जैसे नृत्य के रूप में अक्सर शास्त्रीय कहे जाते हैं। दिस मीन्स दैट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह हुआ कि यह कलात्मक अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा रूप है। Similarly, Kalidas is regarded as an example of classical Sanskrit poet. The temple built by the Cholas were regarded as example of classical temple architecture, as is the Taj Mahal of Mughal architecture, figure 29.4. इसी प्रकार कालिदास को शास्त्रीय संस्कृति कवि का उदाहरण माना जाता है। चोल राजाओं द्वारा बनाई गई मंदिर शास्त्रीय मंदिर वास्तुकला के उदाहरण माने जाते हैं। इसी प्रकार ताजमहल मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। अब यहाँ पे आप जो ये इमेज देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये फोटो ताजमहल का है। आगे देखिए। वी कैन justly be proud of these achievements. हमारा इन उपलब्धियों पर गर्व करना उचित है। However, we need to remember that at the time when Kalidas wrote in 4th century AD, most people in north and central India spoke various forms of Prakrit language, for which many modern Indian languages have developed. लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिस समय कालिदास लिख रहे थे 4वीं शताब्दी में, उस समय उत्तर और मध्य भारत में ज़्यादातर लोग प्राकृत भाषा के विभिन्न रूप बोल रहे थे, जिससे अनेक आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं। While they would have followed the Prakrit portion of Kalidas' plays, they would not have been able to understand his Sanskrit verses. जहां उन्होंने कालिदास के नाटकों का प्राकृत अंशों को समझ लिया होगा, वहीं उनके संस्कृत श्लोकों को समझ पाने में वे असमर्थ रहे होंगे। Similarly, common people would have found it difficult to enter the exquisite monuments we have just mentioned. Entry may have been restricted on grounds of caste or religion. इसी प्रकार आम आदमी के लिए उन उत्कृष्ट स्मारकों में प्रवेश करना मुश्किल रहा होगा, जिनका अभी हमने उल्लेख किया है। उनमें प्रवेश जाति या धर्म के आधार पर प्रतिबंधित रहा होगा। As such, classical culture tends to be highly developed but exclusive. It is only since the last 2 centuries or so that many Sanskrit works have been translated into regional languages and monuments have been thrown open to a wider public. अब देखिए, इस प्रकार शास्त्रीय संस्कृति की प्रवृत्ति अत्यधिक विकसित किंतु विशिष्ट होने की होती है। अभी लगभग पिछली 2 शताब्दियों से ही संस्कृत कृतियों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा है और स्मारक आम जनता के लिए खोले जाने लगे हैं। Folk and classical cultures have coexisted and interacted for centuries. They have borrowed and adapted ideas from each other. शताब्दियों से लोक और शास्त्रीय संस्कृति का सह अस्तित्व रहा है और दोनों अंतः क्रियाएं करती रही हैं। दोनों ने एक दूसरे से विचार लिए और अपनाए हैं। हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफाइन कल्चर। मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट संस्कृति को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी literally means the study of human beings.
मानव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मानवों का अध्ययन। जब हम लोग इंसानों के ऊपर अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी प्रेजेंट डे सोसाइटी इंक्लूडिंग रिचुअल्स, बिलीव्स, social customs, work patterns, etc. अब देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक मानव विज्ञानी वर्तमान समय के समाजों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें उनके कर्मकांड, विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज, कार्य का प्रतिरूप आदि शामिल है। So when anthropologists write about culture, they include some or all of these aspects. इसलिए जब मानव विज्ञानी संस्कृति के बारे में लिखते हैं तो वे इनमें से कुछ या सब पहलुओं को शामिल करते हैं। आगे देखिए, द आर्कियोलॉजिस्ट एंड कल्चर, पुरातत्ववेत्ता और संस्कृति। आइए देखते हैं। When often feel that we have something in common with those who eat and dress like us, whereas we tend to treat those who eat and dress differently as belonging to a different culture. अपनी तरह खाने पहनने वाले लोगों के साथ हम अक्सर कुछ समानता महसूस करते हैं, जबकि अपने से अलग तरीके से खाने पहनने वाले लोगों को हम किसी अलग संस्कृति के प्राणी समझते हैं। This definition of culture is very similar to that used by the archaeologist. संस्कृति की यह परिभाषा पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा दी जाने वाली परिभाषा से बहुत मिलती है। An archaeologist studies houses, tools, pots, statues, etc. and tries to reconstruct how people lived in the past. अब देखिए, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वे घरों, औजारों, बर्तनों, प्रतिमाओं इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं और पुनर्रचना करने की कोशिश करते हैं कि अतीत में लोग कैसे रहते थे। Because all these objects can be seen and touched and more or less permanent, they are regarded as part of our material culture. चूंकि ये सब वस्तुएं देखी और छुई जा सकती हैं और कमोवेश स्थायी होती हैं, अतः उन्हें हमारी भौतिक संस्कृति का अंग माना जाता है। You will learn more about the production of some aspects of our material culture in next lesson 30. हमारी भौतिक संस्कृति के कुछ पहलुओं की उत्पत्ति के बारे में आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। आगे देखिए। While clothes and foods are also part of our material culture, they decay very fast. हालांकि कपड़े और भोजन भी हमारे भौतिक संस्कृति के अंग है, पर वह तेजी से नष्ट हो जाते हैं। As such, while archaeologists do often recover traces of food and clothes used in earlier times, these are generally poorer than those of things such as utensils, tools or weapons. इसलिए हालांकि पुरातत्ववेत्ता अक्सर प्रारंभिक कालों में इस्तेमाल किए गए भोजन और वस्त्रों के अवशेष प्राप्त कर लेते हैं, पर वे आम तौर पर बर्तन, औजार या हथियार जैसी चीजों की तुलना में कम होते हैं। We can see then that culture can be defined in many ways. तो हम देख सकते हैं कि जो संस्कृति है कई तरीकों से परिभाषित की जा सकती है। As form of cultural expression, example song, dance, music, painting, sculpture, architecture, etc. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में जैसे गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि। In terms of the social group which produces or uses a cultural form, example popular, folk, classical, elite. अब देखिए, किसी संस्कृति के रूप को
प्रस्तुत या इस्तेमाल करने वाला सामाजिक समूह के अनुसार, जैसे लोकप्रिय, लोक, शास्त्रीय, अभिजात। Broader definitions in terms of aspects of social, religious and material life. सामाजिक, धार्मिक और भौतिक जीवन के पहलुओं के अनुसार व्यापक परिभाषाएं। आगे देखिए। Have you noticed how these definitions overlap? क्या आपने ध्यान दिया कि किस तरह से ये परिभाषाएं एक दूसरे पर व्याप्त हो रही हैं? Look at the picture of this house, figure 29.5. इस मकान की तस्वीर को देखिए, ठीक है। In terms of its forms, we could classify it as an example of architecture as opposed to sculpture or music. इसके रूप के अनुसार हम इसे वास्तुकला के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मूर्तिकला और संगीत के बजाय। It is also at the same time an example of folk or popular culture, as it is a part of the material culture of those who build and live in it. अब देखिए, पर साथ ही यह लोक संस्कृति का भी उदाहरण है, क्योंकि यह उन लोगों की भौतिक संस्कृति का अंग है जिन्होंने इसे बनाया और इसमें वे रह रहे हैं। आगे देखिए, बोल रहा है, Another example, a painting from Ajanta can be classified as a classical religious painting. In the next lesson, you will learn about how cultural forms are produced. अन्य उदाहरण अजंता के चित्र शास्त्रीय धार्मिक चित्र के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अगले पाठ में आप पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक रूप में कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं।